हाँ जी बेटा, क्या किया था? न्यूक्लियस स्टेबिलिटी। आज हम करेंगे भाई मास इक्विवेलेंस एनर्जी और मास डिफेक्ट। टाइम बचेगा तो बाइंडिंग एनर्जी, मतलब आज इसको खत्म करेंगे, ठीक है। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, एक न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी कितनी रहती है, वो सारी चीजें हम यहाँ पढ़ेंगे। तो पहला आज हम पढ़ेंगे मास इक्विवेलेंस एनर्जी क्या होती है, मास का एनर्जी के साथ रिलेशन। अभी तक हम जो स्टडी कर रहे हैं वो ये स्टडी कर पा रहे हैं कि सही है कि मास का एनर्जी के साथ रिलेशन कैसे है और किस तरीके से किसी भी न्यूक्लियस को बैलेंस और अनबैलेंस में स्टेबल और अनस्टेबल कंडीशन में रखा जा सकता है। अच्छा, कुछ चीजें है ना ऐसी निकल के आएंगी जहां पे आप लोगों ने सोच के खुद ये बताना है कि भाई ऐसा पॉसिबल है कि नहीं। आपकी खुद की इमेजिनेशन पावर क्या कहती है, आपके अकॉर्डिंग भाई क्या हो सकता है, उस चीजों पे भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज पढ़ी जाने वाली थ्योरी एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं करती है। यहाँ पे कुछ चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। मतलब कोई भी एक एक्सपेरिमेंट दे दिया मान लो आपको, और बहुत बार आपको बोला गया कि आप ये एक्सपेरिमेंट करें, जितनी बार भी किया ना एक्सपेरिमेंट, कभी उसका रिजल्ट निकला ही नहीं अच्छे से। तो ऐसा क्या होता है कि भाई एक्सपेरिमेंट अच्छे से नहीं निकलता फिर भी वैल्यू हमें मिलती है, तो वो है ना उनकी थ्योरी होती है, बाद की ऑब्जर्वेशन होती है, जिन पे वो कोई ना कोई एवरेज कंक्लूजन निकाल के हमें दे देते हैं, फिर हम उसके लिए अपने आप से कोई कंक्लूजन बनाते हैं। तो आप लोगों ने भी वही कंक्लूजन खुद का बताना है। सपोज पहले हमारे पास क्या है, कोई भी एक मास पार्टिकल है और किसी भी मास का एटम का मास न्यूक्लियस से ही डिपेंड करता है, तो इसको मास इक्विवेलेंस एनर्जी टॉपिक में रखा गया है। सपोज अपने पास एक न्यूक्लियस है, ये आपके पास एक एटम है और इस एटम का एक न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस की क्या पहचान है, यहां क्या प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये इसका न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों प्रेजेंट हैं। इनके प्रेजेंट होने का रीजन क्या है, एक रेशियो है फोर्स का, जिसमें दो फोर्स को स्टडी करते हैं। इस न्यूक्लियस के यहीं पर बने रहने का रीजन है ग्रेविटेशनल फोर्स और इसके साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इन दोनों का रेशियो एक नया फोर्स बनाता है। इस पूरे फोर्स को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। बोलते हैं कि नहीं? अब क्या कहता है, इस न्यूक्लियस को बनाने के लिए इतना फोर्स लगता है। इस न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन क्या एक पॉइंट के ऊपर फिक्स है, क्या बिल्कुल वो रेस्ट की फॉर्म में है? ऐसा जानने के लिए एक्सपेरिमेंट करना था। सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर उठा लिया न्यूक्लियस का, ये मान लीजिए सिर्फ आपके पास न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में प्रेजेंट ये प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है, और प्रोटॉन दो है और न्यूट्रॉन एक है, ये दो प्रोटॉन है। दोनों प्रोटॉन क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इस प्रोटॉन ने इसको रिपेल किया और ये प्रोटॉन यहां से चल के थोड़ी सी इसने अपनी जगह चेंज कर ली और ये प्रोटॉन यहां से चल के यहां आ गया और ये प्रोटॉन यहां चला गया, तो इनके बीच में एक मैक्सिमम डिस्टेंस आ गया ना। और ये मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है, जहां ये सेंटर पे पहले प्रेजेंट थे और इस न्यूक्लियस की स्फीयर तक का डिस्टेंस, जिसकी रेडियस कितनी पढ़ते हैं हम, 10 की पावर इनवर्स 15, बहुत कम है, हालांकि है तो इतनी।
तो यहां से वो प्रोटॉन ब्रेक होके कम से कम न्यूक्लियस की स्फीयर तक तो आ सकते हैं। रीजन, रिपल्सिव फोर्स किसकी वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक की, कूलम्ब्स की वजह से, तो उस फोर्स की वजह से ये मोशन कर रहे हैं ना। अब ये मूव कर रहे हैं तो यहां जो इनके बीच में डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो, और इनटू में फोर्स कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्या बन गया फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, वर्क बन गया क्या नहीं, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट आर ही क्यों ना हो, इज इक्वल टू क्या बन गया, और वर्क किसके बराबर होती है, तो इसके मतलब इनके पास ऑलरेडी क्या है, सबके पास जो भी रेस्ट की फॉर्म में है उनके पास ऑलरेडी क्या है, एनर्जी है। और इस एनर्जी का होना अल्बर्ट आइंस्टीन की एक इक्वेशन को ऑब्जर्व करता है जिसका फॉर्मूला है डेल ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। लिखेंगे अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन proton and neutron present in nucleus energy is del E is equal to del m c square, del E is equal to del m c square, del E is equal to change internal energy of system। ये सिस्टम की, सिस्टम से मतलब क्या है, इस न्यूक्लियस से, इस न्यूक्लियस की अपनी एनर्जी है जो क्या करती है, प्रोटॉन को इस न्यूक्लियस की स्फीयर तक लेके जाने का काम करती है, ठीक है, वो एनर्जी है। और डेल एम क्या है, इसके बारे में जानना है खास। देखो बेटा जी, प्रोटॉन प्रेजेंट था यहां न्यूक्लियस के ऊपर, तब इसका मास था कुछ भी। अब क्या है, ये न्यूक्लियस यहां से बाहर चला गया, मान लीजिए इसने एनर्जी एक बार ऑब्जर्व करते हैं ज्यादा लगी है एनर्जी, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, और यहां से दो प्रोटॉन में से एक प्रोटॉन गलती से ब्रेक होके कहां आ गया, बाहर आ गया, तो बाहर आएगा तो इसका मास चेंज हो जाएगा ना। क्यों, क्योंकि ये अब स्पीड से घूम रहा है, और स्पीड भी कितनी, आइंस्टीन इक्वेशन के अकॉर्डिंग सी स्क्वायर, स्पीड ऑफ लाइट के डबल टाइम के बराबर ये वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो मास चेंज होगा कि नहीं, हो जाएगा ना। और चेंज मास ही हमने लिख रखा है, तो ये चेंज मास है किसके लिए, अनस्टेबल न्यूक्लियस के लिए, किसके लिए, अनस्टेबल न्यूक्लियस के लिए। स्टेबल और अनस्टेबल के बीच में भी हम कंपैरिजन करने वाले हैं कि स्टेबल क्या होता है और अनस्टेबल क्या होता है। अनस्टेबल का मतलब उस न्यूक्लियस पे ऑलरेडी प्रोटॉन वहां से मूव कर चुका है, ठीक है, तो उसके लिए मास रहता है, तो इस मास को बोलेंगे चेंज मास, किसका, न्यूक्लियस का। अब न्यूट्रॉन वहां से ब्रेक हो गया और एक न्यूट्रॉन है ना कहीं और चला गया, यहां चला गया, यहां जाके ये न्यूक्लियस नहीं बना लेगा, न्यूक्लियस बना लेगा ना अपना, और इसने अपना नया न्यूक्लियस बना लिया, तो अब उसका मास अलग होगा कि नहीं, तो अलग मास बन गया वो, ठीक है, तो वो मास हमने स्टडी करना है। अलग मास बना, पहले मास था m, अलग बना मास m नोट, पहले मास कितना था, अब कितना बन गया m नोट। अगर मैं m में से m नोट को माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा, चेंज मास नहीं आ जाएगा, कितना चेंज हुआ है, और वही तो चेंज मास लिखा गया है। तो ये चेंज मास किसका है, न्यूक्लियस का है। क्लियर है, ये तो थी आइंस्टीन की एनर्जी इक्वेशन, इसको हमने बताना है कि ये ऐसी है कि नहीं, ठीक है, मतलब ये ऐसे, ये जो इक्वेशन है इसका प्रूफ मांगता है कि ये इक्वेशन ऐसी है क्या। पहली तो एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज
ए स्टेबल न्यूक्लियस, पहले न्यूक्लियस था उसको क्या नाम दिया, स्टेबल न्यूक्लियस, उसकी एनर्जी थी E इज इक्वल टू उसका मास C स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड, जो नया न्यूक्लियस बना है स्प्लिट होके, उस न्यूक्लियस की एनर्जी भी निकालनी पड़ेगी, उसकी भी अपनी एनर्जी होगी। आफ्टर मूव प्रोटॉन विद वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट, अब जो प्रोटॉन है वो किसकी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, स्पीड ऑफ लाइट से, एनर्जी इज, उसकी अपनी एनर्जी होगी कितनी, इसको E1 नाम दे देना और इसको E2, इज इक्वल टू उसका मास कितना m नॉट, स्पीड बराबर है तो स्पीड कितनी हो जाएगी C स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन। हमें चाहिए उस एनर्जी का रिलेशन मास के साथ, जो एनर्जी यहां पे चेंज हो रही है, तो पहली एनर्जी में से दूसरी को माइनस कर दें, अपने आप रिलेशन आ जाएगा। ये लो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन डिफरेंस E1 माइनस E2 इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, कितनी चेंज हुई है, डेल E के बराबर, तो डेल E किसके बराबर हो जाएगी, E1 की वैल्यू M C स्क्वायर माइनस में E2 की वैल्यू M नॉट। अब आपको ये पता होना चाहिए M क्या है और M नॉट क्या है। M क्या है, स्टेबल न्यूक्लियस का मास, और M नॉट क्या है, अनस्टेबल न्यूक्लियस का मास। तो स्टेबल और अनस्टेबल का पता चला, स्टेबल तो वो है जहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रेस्ट की फॉर्म में है, और अनस्टेबल कौन सा है, जहां पे प्रोटॉन क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने भाई ध्यान में रखना है, क्योंकि इसी का रिलेशन आपसे पूछा जाएगा। तो एक प्रोटॉन उसको मोशन में लेके आए और एक प्रोटॉन रेस्ट में है, तो प्रोटॉन जब रेस्ट में था तो उसका मास m, और जब मोशन में था तो उसका मास m नॉट। तो मोशन का मास और जो रेस्ट में था उसके रिलेशन को यहाँ पे निकालेंगे, तो क्या चीज यहाँ से कॉमन आ रही है, m माइनस m नॉट C स्क्वायर, m माइनस m नॉट चेंज मास के इक्वल हो जाएगा, क्या नाम देते हैं इसको, डेल m। तो ये हो गया डेल m C स्क्वायर किसके बराबर है, डेल E के। इसको बोलते हैं एनर्जी मास इक्विवेलेंस इक्वेशन। रिलेशन बताएं बेटा जी, डेल E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल M, बिकॉज C तो क्या है, कांस्टेंट टर्म है, तो डेल E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया। अगर हम सिस्टम की इंटरनल एनर्जी, सिस्टम अपनी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर ले तो उसका मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर वो अपनी एनर्जी डिक्रीज कर ले तो उसका मास क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और ये जो एनर्जी है ना, इस एनर्जी को बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। ये इंटरनल एनर्जी जब यहां से प्रोटॉन को ब्रेक करने के लिए यूज करें, उसी एनर्जी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। अब ध्यान रखना, बाइंडिंग मतलब जोड़ना, जोड़ने के लिए एनर्जी नहीं होती है, ये न्यूक्लियस से प्रोटॉन को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। मींस एक न्यूक्लियस जब दो न्यूक्लियाई के अंदर कन्वर्ट होता है तो उसको कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को क्या बोलेंगे, बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, तो जोड़ने की एनर्जी नहीं है ये तोड़ने की एनर्जी है। ठीक है, ये बेटा जी इसको बोलते हैं, ये रिलेशन हो गया, ये रिलेशन है इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। इससे एक न्यूमेरिकल आएगा आपका एग्जाम में। अब इस पूरी इक्वेशन को आप
इसी इक्वेशन को डेल ई इज इक्वल टू डेल एम सी स्क्वायर, जो हमारे पास इक्विवेलेंस इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को हमने अलग तरीके से लिखना है तो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर अब लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? मान लीजिए एक ही पार्टिकल का मास गिवन है, स्मॉल पार्टिकल मास इज 1.6 ग्राम। एक पार्टिकल है जिसका मास कितना है? 1.6 ग्राम है। व्हाट इज इक्विवेलेंस एनर्जी इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल, इसमें फाइंड करनी है। अब देखो एक पार्टिकल का जिक्र है ना, और एक पार्टिकल स्मॉल है बड़ा है, वो चीज यहां पे गिवन ही होगी, तो उसके लिए डेल ई लिखने की जरूरत नहीं है ना, सीधी इक्वेशन हम लिख सकते हैं। तो न्यूमेरिकल जब सोल्व करोगे उस न्यूमेरिकली पर्पस के लिए इसको ये आप लिख सकते हो। ठीक है, करें सोल्व भाई, बताएं जल्दी से ई की वैल्यू कितनी आएगी, निकालें जल्दी से। पहले जूल में लिखा हुआ है बेटा जी 1.6 ग्राम, पहले जूल में आएगी, फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे, क्योंकि एनर्जी की यूनिट क्या होती है? एनर्जी की यूनिट जूल। तो पहले जूल में आएगी, फिर चेंज करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, फिर चेंज करेंगे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। करें बेटा जी सोल्व। भाई जल्दी से, इतना टाइम नहीं लगाना। क्या है सोनिया बेटा? 12, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में चेंज करना इतनी ज्यादा नहीं हो सकती, 1.44 इंटू 10⁻14 हो जाएगा। हाँ जी भाई साहब, आया कितना है? रामखोर, ये तूने ग्राम से किलोग्राम में चेंज किया है। मास की यूनिट क्या होती है? गलत बात भाई, क्या नाम है? प्रशांत भाई साहब। बस इसमें ध्यान रखने का और कुछ है ही नहीं इस न्यूमेरिकल में, बस सीधी सी ध्यान ये है कि यूनिट ऑफ मास, मास इज इक्वल टू केजी, गिवन किस में है? ग्राम में। और ये क्वेश्चन बताऊं आपको, 2023, 2020, 2015, 2017 सेम क्वेश्चन, कोई चेंज नहीं, वैल्यू तक चेंज नहीं है, बस चेंज आता है तो ये एक बार इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछ लिया, एक बार मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये आया है जूल में। किस में आया है? जूल में, क्योंकि एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे तो डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻⁰ करें। E की वैल्यू लिखेंगे तो m, किलोग्राम में चेंज करें तो 1.6 इंटू 10⁻⁻3, इंटू में c स्क्वायर 3 इंटू में 10⁻8 और इसका होल स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे तो 1.44 इंटू 10⁻14 जूल,
ये आएगा 1.44 जूल। निकालें, इस वैल्यू की जरूरत पड़ेगी आप लोगों को आगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। पहले टॉपिक बताइए, क्लियर है क्या? टॉपिक क्लियर है? ये कुछ पूछना हो इसमें? छोटा सा टॉपिक है, कोई डेफिनेशन से लेना देना नहीं है, कोई डेरिवेशन से लेना देना नहीं है। लेना देना है इज इक्वल टू एम सी स्केयर से। फॉर्मूला ये आना है। सीखने की बात इसमें ये थी कि प्रोटॉन को भी बाहर निकाला जा सकता है, और बाहर निकलेगा तो किस में आ जाएगा वो? मोशन में। एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, प्रोटॉन बाहर आएगा, उसके मास को कॉन्स्टिट्यूशन न्यूक्लियस बोलते हैं। इसको कॉन्स्टिट्यूट न्यूक्लियस बोला जाता है। जो प्रोटॉन बाहर आएगा अपना न्यूक्लियस बना लेगा, इसको हम यूज करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूट न्यूक्लियस। और जो न्यूक्लियस पहले अंदर था उसको बोलते हैं स्टेबल न्यूक्लियस। आप मेरे को ये बताएं, कॉन्स्टिट्यूट न्यूक्लियस का और स्टेबल न्यूक्लियस में से किसका मास ज्यादा होगा? क्यों? स्टेबल कहां मोशन में? कौन सा का ज्यादा होगा? ब्रेक हुए न्यूक्लियस का ज्यादा होगा, क्योंकि फिलहाल वो किस में है? फिर मोशन से तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ, अगर स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ से ज्यादा हो तो रिलेशन ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? एम के। एनर्जी बढ़ेगी तो क्या बढ़ जाएगा? मास बढ़ जाएगा। तो जो कॉन्स्टिट्यूट न्यूक्लियस है उसकी एनर्जी भी क्या होगी? ज्यादा, और उसका मास भी क्या होगा? ये मत सोच लेना कि न्यूक्लियस टूट रहा है तो छोटा होगा तो मास कम होगा। ठीक है भाई, पक्का फंसना है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में पेपर में कि किसका मास ज्यादा होगा। ठीक है, तो मास किसका ज्यादा होगा? अनस्टेबल न्यूक्लियस का। ठीक है, एक और करोगे न्यूमेरिकल इसका? लिख लो तो भाई, 3200 ग्राम small mass of a particle, find mass equivalence energy is। जल्दी फेंक दे भाई एनर्जी। किसमें? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जूल से कोई लेना देना नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कोई लेना देना नहीं है, सीधे एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
10⁻²0 20। ठीक है, 1.9 इंटू 10⁻30 इलेक्ट्रॉन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है भाई, अप्रोक्स। आप सिर्फ यूनिट भी दे सकते हो, 10⁻30। आगे की यूनिट देखोगे तो बहुत कम सी ही निकलती है, 1-2 के आसपास, उससे खास चेंज नहीं पड़ता। ठीक है, चले बेटा जी, हो जाएगा। हैं, करते हैं बेटा जी, करते हैं। 99 वालों को मान लेते हैं, वो 90+ के स्टूडेंट सब अच्छे हैं, कर तो दिया नेग्लेक्ट, और क्या रह गया हैं, और क्या करें भाई इससे ज्यादा। अगला टॉपिक बेटा जी, मास डिफेक्ट। ठीक है, मास डिफेक्ट को समझे क्या चीज है। पहली बात तो स्टेबल न्यूक्लियस क्या होता है, बोले स्टेबल न्यूक्लियस क्या है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन present at rest with high force of repulsion हाई रिपल्सन फोर्स होते हुए भी किस फॉर्म में है, रेस्ट की फॉर्म में, इज कॉल्ड स्टेबल न्यूक्लियस। अगर रिपेल कर रहा है और रेस्ट की फॉर्म में है तो इस रिपल्सन फोर्स से भी ज्यादा कोई फोर्स लग रहा होगा। एक और फोर्स है जो इनको आपस में जोड़ के रखने का काम कर रहा है, द बाइंडिंग फोर्स is balanced proton and neutron on center या nucleus is called न्यूक्लियर फोर्स। एक और फोर्स है जो रिपल्सन के बावजूद इन दोनों को बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस के ऊपर जोड़ के रखने का काम करता है। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस फोर्स। मतलब आप है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को जगह नहीं बची है, उन दोनों फोर्स की वजह से एक नया फोर्स आ गया है जिस फोर्स को हम क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियर फोर्स। ये न्यूक्लियर फोर्स जो है ना, ये काम करता है अब किसी भी एटम को उसके न्यूक्लियस पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ के रखने का काम। अगर हम पढ़ें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो इसका एटॉमिक मास रिप्रेजेंट करते हैं, इन दोनों के यहां पे प्रेजेंट होने का रीजन जो है वो है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स कितना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, प्रोटॉन का प्रोटॉन पे लगने वाला फोर्स, ये लो न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन प्रोटॉन, इनके बीच में लगने वाला फोर्स 10⁻⁴
हमने क्या करना है, स्टेबल न्यूक्लियस से अनस्टेबल न्यूक्लियस करना है। उससे क्या हो जाएगा, दो अलग अलग मास आ जाएंगे ना। पहले एक पार्टिकल का मास जो ऑलरेडी स्टेबल का है, जो रिप्रेजेंट करता है उसका एटॉमिक मास, किसके लिए, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की प्रेजेंटेशन से। सेकंड, अगर मैं एक प्रोटॉन को यहां से ब्रेक कर दूं और ये प्रोटॉन मोशन में आ जाए, ये प्रोटॉन मोशन में आ जाए, तो ये प्रोटॉन अपना नया न्यूक्लियस बना लेगा, और ये नया न्यूक्लियस बनाएगा तो इसका मास भी नया होगा कि नहीं। अगर हम स्टेबल न्यूक्लियस के मास का कंपैरिजन अनस्टेबल न्यूक्लियस के मास के साथ कर दें, उन दोनों में जो डिफरेंस आता है उस डिफरेंस को बोलते हैं मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट डिफरेंस है किसके लिए बीच में, एक जो मास चेंज हुआ है वो और एक जो मास पहले था वो। तो हमें दो मास अलग अलग पढ़ने पड़ेंगे, तो अलग पढ़ने के लिए इस प्रोटॉन को यहां से क्या निकालना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। जब ये बाहर निकलेगा ना, तो पहले फिलहाल ये किस कंडीशन में है, स्टेबल कंडीशन में। जब ये एक प्रोटॉन बाहर निकल के मोशन में आ जाएगा तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन कंडीशन। मींस ये न्यूक्लियस जो होगा इसको कॉन्स्टिट्यूशन न्यूक्लियस बोलेंगे, और इस न्यूक्लियस को क्या बोलेंगे, स्टेबल न्यूक्लियस। आप इसको बैलेंस और अनबैलेंस के नाम से भी बोल सकते हो। अब मेरे को ये बताएं कौन से न्यूक्लियस का मास ज्यादा है, क्योंकि जब हम घटाएंगे तो ज्यादा में से कम को घटाना है, तो किसका मास ज्यादा है, स्टेबल का या इसका। जो अनस्टेबल है आपके पास उसका मास ज्यादा है, तो इसके मास में से इसका मास घटा देंगे ना, है ना। लेकिन इसका मास तो निकालना इजी, कैसे निकल जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर, एलिमेंट, और ये किसके साथ मल्टीपल कर दें, मास ऑफ प्रोटॉन के साथ मल्टीपल कर दें, क्योंकि न्यूट्रॉन के साथ क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन भी तो प्रेजेंट है, तो टोटल मास आ गया कि नहीं। ये तो इजी था निकालना। प्रॉब्लम तो किसके मास में है, इसके मास में है जो अभी टूट गया है। ये बड़ा, किसी भी एलिमेंट का मास क्या होता है, एटॉमिक, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन। प्रोटॉन तो एक ही रखा है जो बाहर निकला है, तो न्यूट्रॉन कितने, जितने भी प्रेजेंट है mn से रिप्रेजेंट कर दिया, 1 है तो 1 से मल्टीपल कर दो, कोई अलग चीज नहीं है इसमें, सिर्फ ये इसमें बनाया गया फॉर्मूला है, तो पूरा यूज आपने ये करना है, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला था इसमें कुछ चीजें आपको याद भी करनी पड़ेंगी, तो अलग इसमें टर्म आई है वो mn आई है, ठीक है बेटा जी। तो ये तो है स्टेबल का मास, ये निकालना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात तो अनस्टेबल का निकालने की, इसका मास निकालना पड़ेगा, तो वो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो इक्वेशन हम यहाँ बनाएंगे। पहले तो स्टेबल और अनस्टेबल के बारे में पता चलना चाहिए कि कौन सा स्टेबल है और कौन सा अनस्टेबल है, क्लियर है। स्टेबल कौन सा, जो जिसमें मास रेस्ट में है, उस एटम का मास रेस्ट में था, और अनस्टेबल कौन सा, जिसमें मोशन में, ठीक है। चलो निकाल लें बेटा जी मास, पहले मास निकाल लेंगे किसका, कॉन्स्टिट्यूशन न्यूक्लियस का, ठीक है। प्रोटॉन मूव विद वेलोसिटी speed of light with mass of proton ZmP। Z क्या है, M क्या है, MP क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन, प्लस A माइनस Z क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। A माइनस Z क्या है, नंबर ऑफ, और न्यूट्रॉन कितने हैं, मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये आपका टोटल मास है किसके लिए, जो न्यूक्लियाई अनबैलेंस हुई है उसका मास,
ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूं एक्सपेरिमेंटली या इसको ऑब्जर्वेशन के तहत नहीं निकाला गया है, ऑब्जर्वेशन की एवरेज है ये। ठीक है बेटा जी, तो ये याद करना पड़ेगा, मैंने भी किया था, आप लोग भी कर लेना। ठीक है, चलो सेकंड, अब किसका मास ये स्टेबल न्यूक्लियाई का, मास ऑफ स्टेबल न्यूक्लियस इज कितना, एम एन, बड़ा एन रखना है ये, एक्स जेड ए। सेकेंड इक्वेशन, अब लिखेंगे डेफिनेशन किसकी, मास ऑफ डिफेक्ट की। मास ऑफ डिफेक्ट क्या कहता है, मास ऑफ डिफेक्ट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन न्यूक्लियाई एंड स्टेबल न्यूक्लियस। पहले ये क्यों लिया हमने अनबैलेंस न्यूक्लियाई, इसका मास ज्यादा है, क्या कहलाएगा आपका, मास डिफेक्ट। किससे लिखते हैं इसको, डेल एम से, इज इक्वल टू किसके बराबर है, मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन न्यूक्लियाई जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम एन एक्स जेड। ठीक है, ये आपके पास जो फॉर्मूला बन के आएगा इसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। बताएं क्लियर है क्या, इसके आगे आपने कुछ नहीं करना है, यूज भी आप इसको करके देखेंगे, इसको काफी प्रैक्टिकली यूज किया गया, पहले हाइड्रोजन के लिए, हीलियम के लिए, लिथियम के लिए, आगे भी काफी एलिमेंट पे अप्लाई करके देखा गया। तो एक छोटी सी प्रॉब्लम आई, वो प्रॉब्लम थी न्यूट्रॉन की एनर्जी चेंज होना, जबकि न्यूक्लियस से क्या बाहर गया है, तो न्यूट्रॉन की एनर्जी चेंज होनी चाहिए क्या, जब मास सेम है तो एनर्जी भी सेम रहनी चाहिए। भाई मास चेंज नहीं हो रहा उसका, अपनी ही जगह पे है, तो क्या उसकी एनर्जी चेंज होगी, नहीं होगी है? तो वो तो पहले लगा के अपने आप को तभी तो रेस्ट में शो कर रहे हैं वहां पे, वो तो ऑलरेडी लगी हुई एनर्जी है, वो तो काम हो चुका है। उसके बाद की प्रोसेस में जब नई न्यूक्लियाई बनी है तब न्यूट्रॉन ने क्या कुछ किया है, तो न्यूट्रॉन में तो कोई चेंजिंग नहीं आया है, चेंज तो प्रोटॉन में आया है सारा। तो न्यूट्रॉन की एनर्जी में चेंज नहीं आना चाहिए था, लेकिन जब इसको आप सोल्व करके देखोगे ना, एनर्जी जब निकाली गई तो हर जगह पे न्यूट्रॉन की एनर्जी अलग अलग आई थी, जबकि न्यूट्रॉन की वैल्यू कम ज्यादा हो सकती है, एनर्जी कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो ये था बेटा जी आपका मास ऑफ डिफेक्ट। तो इसको यहां तक हम पढ़ते हैं और यहां तक ही आप लोगों ने करना है। के एक छोटा सा टॉपिक रह गया, वो है बाइंडिंग एनर्जी। पहले ये बताइए क्लियर है क्या, क्योंकि इसको खत्म कर देंगे, छोटी सी डेफिनेशन ही है उसमें। बाइंडिंग एनर्जी मैं आपको बता चुका हूं कि बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। बाइंडिंग है, बी आई है, अच्छा ये जी है, ओहो ये बता रहा है क्या, तब से सोचे बैठा है, तभी बता देता है इसको। बड़े, अब ये सब गया कहाँ गया, ठीक है, यहाँ क्या था,
ठीक है, चलो बाइंडिंग एनर्जी, छोटी सी डेफिनेशन है और कुछ नहीं है इसमें। क्या है बाइंडिंग एनर्जी? जो किसी भी स्टेबल न्यूक्लियस को कॉन्स्टिट्यूशन न्यूक्लियस में ब्रेक करने का काम करती है उसको क्या बोलेंगे? बाइंडिंग एनर्जी। स्टेबल न्यूक्लियस ब्रेक इनटू constitution nucleus use of energy, इंटरनल एनर्जी है बेटा जी, ये ध्यान रखना, इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है भाई, बाइंडिंग एनर्जी को बीई से ऐसे रिप्रेजेंट करना है आपने। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, एक फॉर्मूला आएगा इसका, न्यूमेरिकल आएंगे। तो जो भी बाइंडिंग एनर्जी निकलेगी ना, जो भी एनर्जी निकलेगी वो किससे निकलेगी? इज इक्वल टू एमसी स्केयर से निकल जाएगी। उस एनर्जी के, बाइंडिंग एनर्जी के बाय में क्या आ जाएगा? एटॉमिक मास। इसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस। जैसे कि अभी हमने एक एनर्जी निकाली थी, E इज इक्वल टू 1.4 इंटू में 10 की पावर 14 आई थी, 1.6 ग्राम किसी भी मास पार्टिकल की एनर्जी। अगर उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस पूछी जाए तो क्या आ जाएगा? जिसका भी वो मास था, मान लीजिए किसी का पार्टिकल था, ऑक्सीजन का था, हाइड्रोजन, हीलियम, तो आपने क्या करना है यहाँ पे, तो वो एनर्जी रखनी है ऊपर, जिसको बाइंडिंग एनर्जी हम बोल रहे हैं, और बाय में क्या रखना है उसका? एटॉमिक मास। निकल जाएगा। ये रहता है लास्ट टॉपिक। ये आपका भाई कंप्लीट हो गया है, ये यूनिट ही कंप्लीट हो गई है। ये आप लोगों ने पढ़ लेनी है, कर लेनी है, उतार लो इसको जल्दी जल्दी से। जिस न्यूक्लियस के ऊपर एक्टिव बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी, टूट जाएगा वो जल्दी।